Hello everyone and welcome to Mind Review. I am Sakshi Kaushik and today is day 33 of our 45 days marathon जिसमें हर दिन sharp at 2 pm we upload a video on a topic of general psychology. तो अभी तक काफ़ी सारी वीडियोस 32 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं एंड 33 इंक्लूडिंग दिस वन. अगर आपने कोई भी वीडियो अभी तक मिस कर दी है देन मेक श्योर यू वॉच दैट. द लिंक फॉर द प्लेलिस्ट जिसमें सारी की सारी वीडियोस डे वाइज अरेंज्ड है वो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है. तो कल की जो वीडियो थी इन दैट वी स्टडीड अबाउट मेमोरी, है ना. हमने मेमोरी के बारे में पढ़ा था. मेमोरी के जो मॉडल्स होते हैं जैसे कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल है वो पढ़ा था एंड और भी काफ़ी सारी चीज़ें कवर की थी. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाई वी फॉरगेट. कि अगर देखो कोई भी चीज़ हम याद कर रहे हैं, मेमोरी में स्टोर कर रहे हैं, तो भी हम चीज़ें भूल क्यों जाते हैं, है ना. किसी के नाम भूल जाना या एग्ज़ाम में जाके आंसर भूल जाना, व्हाई डू वी फॉरगेट. तो ये सारी चीज़ों का डिस्कशन आज होगा. सो वील बिगिन बाय डिस्कसिंग अबाउट हर्मन एबिंगॉस. ठीक है, तो ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये हर्मन एबिंगॉस की है एंड ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट रिसर्चर्स टू स्टडी अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरगेटिंग. तो ये जो कॉन्सेप्ट है फॉरगेटिंग का कि क्यों लोग भूल जाते हैं लर्न की हुई चीज़ें, उस चीज़ का कॉन्सेप्ट सबसे पहले स्टडी किया था हर्मन एबिंगॉस ने एंड ही गेव द कर्व ऑफ फॉरगेटिंग. Right, he gave this curve which is known as the curve of forgetting. And this curve of forgetting, ये curve of forgetting क्या होता है? It is basically a graph that shows a distinct pattern in which forgetting is very fast within the first hour after learning a list and then it tapers off gradually. तो इसका बेसिकली मतलब क्या होता है वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में एक डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ. ये देखो, ये है एबिंगॉस का फॉरगेटिंग कर्व. ठीक है, यहाँ पे ये जो आप लाइंस देख रहे हैं डॉट्स के साथ, ये पूरा का पूरा एक कर्व है जिसको हम बोलते हैं एबिंगॉस का फॉरगेटिंग कर्व. सो व्हाट डज दिस इंडिकेट? ये इंडिकेट कर रहा है कि जो आपका फर्स्ट आवर होता है लर्न करने का, ठीक है, ये जो फर्स्ट आवर है, फर्स्ट 60 मिनट्स है आपके फर्स्ट आवर है लर्न करने का, उसमें जो फॉरगेटिंग है वो बहुत फास्ट होती है. मतलब बहुत चांसेस हैं कि पहले 1 घंटे में जो भी चीज़ आपने याद की है उसके फर्स्ट 1 आवर में यू विल टेंड टू फॉरगेट इट एट अ वेरी वेरी हाई स्पीड. ठीक है, बट जैसे ही ये 1 घंटे का जो गैप है वो थोड़ा ख़त्म हो जाता है देन जो फॉरगेटिंग है वो कम हो जाती है एंड जो भी आपने इंफॉर्मेशन याद की है वो आपकी मेमोरी में फेयरली स्टेबल होने लग जाती है विद टाइम. तो इसीलिए बोला जाता है कि कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ रहे हो या कोई भी चीज़ को आप समझने की कोशिश कर रहे हो देन कीप रिवाइजिंग इट क्विकली, है ना. क्यों कीप रिवाइजिंग इट बोला जाता है? क्योंकि आपका जो फॉरगेटिंग का चांस है कि सपोज आपने आज एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया, ठीक है, और फिर आप उस चैप्टर को सीधा 1 महीने बाद उठाओगे देन यू विल फील कि मुझे कुछ आता ही नहीं है, मैंने इस चैप्टर का कभी कुछ पढ़ा ही नहीं है. वाई? बिकॉज एबिंगॉस का जो फॉरगेटिंग कर्व है अगर आप उससे रिलेट करोगे तो फर्स्ट 1 आवर में ही जो फर्स्ट के कुछ घंटे होते हैं याद किए हुए उसमें ही आपकी इतनी सारी इंफॉर्मेशन लॉस हो जाती है और उसके बाद भी अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो ये जो स्टेबिलिटी आपको दिख रही है यहाँ पे वो स्टेबिलिटी नहीं होगी एंड दैट इंफॉर्मेशन विल बी ड्रॉप्ड ऑफ फ्रॉम योर मेमोरी एंड यू विल फील कि ये चैप्टर तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है. सो दिस इज नोन एज द एबिंगॉस फॉरगेटिंग कर्व. ठीक है, एबिंगॉस ने ये भी फाइंड आउट किया था, कुछ ऑब्जर्वेशंस थी जो एबिंगॉस ने फाइंड आउट की थी. लेट अस ऑल्सो कवर दीज ऑब्जर्वेशंस. ठीक है, पहली चीज़ जो एबिंगॉस ने बोली थी वो ये थी कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट नॉट टू क्रैम इन्फॉर्मेशन यू वांट टू रिमेंबर. ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है कि रोट लर्निंग इज़ वेरी बैड. रट्टा मार की जो पढ़ाई होती है वो सिर्फ मुश्किल से थोड़ी देर के लिए याद रहेगी एंड देन यू विल फॉरगेट इट. सो अगर आप किसी भी चीज़ को क्रैम कर रहे हो, किसी भी चीज़ का रट्टा लगा रहे हो तो बहुत जल्दी आप वो चीज़ भूल जाओगे. रादर दैन अगर आप चीज़ों को कॉन्सेप्ट से समझ के पढ़ते हो, उसको रियल लाइफ के एग्जाम्पल से कनेक्ट करके समझते हो देन इट वुड बी मच बेटर और जो फॉरगेटिंग का रेट है वो भी कम होता है. दूसरी ऑब्जर्वेशन जो थी वो ये थी कि फॉरगेटिंग इज वेरी फास्ट विद इन द फर्स्ट आवर आफ्टर लर्निंग एंड देन इट टेपर्स ग्रेजुअली. तो हमारी जो टेंडेंसी होती है जो भी इंफॉर्मेशन हमने पढ़ी है उसको फॉरगेट करने की, वो फर्स्ट आवर जो है
दैट फर्स्ट आवर इज़ वेरी वेरी क्रूशियल, क्योंकि उस फर्स्ट आवर में हम बहुत जल्दी चीज़ें जो है फॉरगेट कर जाते हैं, भूल जाते हैं, है ना। लेकिन अगर उस फर्स्ट आवर में हम अपना अच्छे से रिवाइज कर ले, चीज़ों को फिर से गो थ्रू कर दे अपने कॉन्सेप्ट्स के थ्रू, तो फिर वो चीज़ें, वो इन्फॉर्मेशन हमारी मेमोरी में फेयरली स्टेबल रहती हैं, ठीक है। एंड द थर्ड ऑब्जर्वेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस विल प्रोड्यूस फॉर बेटर रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन। अब डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस का क्या मतलब होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस का मतलब होता है स्पेसिंग द स्टडी ऑफ मटेरियल टू बी रिमेंबर, ठीक है, कि जो भी चीज़ें आपको पढ़नी है उन सब के बीच में थोड़ा थोड़ा ब्रेक डाल दो। ऐसा नहीं कि लगातार 4 घंटे बैठ के पढ़ लिए, लगातार 5 घंटे। इफ़ यू विल डू दिस कि एट अ स्ट्रेच यू आर स्टडिंग सो मच विदाउट टेकिंग एनी ब्रेक, देन अकॉर्डिंग टू एबिंगॉस ही फील्स कि बहुत ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन का ओवरलोड हो जाएगा आपके ब्रेन के ऊपर, एंड यू विल नॉट बी एबल टू रिटेन द इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ अपने ब्रेन में ठूस ली है या ब्रेन में डाल दी है कि जब उस इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करने का टाइम आएगा, ये कॉन्सेप्ट हमने कल पढ़ा था रिट्रीवल का, तो जब उस इन्फॉर्मेशन को बाहर निकालने का टाइम आएगा तो बहुत दिक्कत होगी वो रिमेंबर करने में। सो इट इज़ बेटर दैट वी टेक सर्टेन ब्रेक्स, ठीक है। हम स्टडी पीरियड्स के बीच में ब्रेक ले ले, जैसे पोमोडोरे टेक्निक भी होती है, राइट। व्हाट इज द पोमोडोरे टेक्निक? कि 25 मिनट्स आपने फुल कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ा, देन यू टुक अ 20 मिनट्स ब्रेक। अब उस ब्रेक में यू कैन डू वॉट एवर थिंग दैट रिफ्रेशेज यू, या तो बाहर बालकनी में चले गए, ठीक है, या फ्रेश एयर में थोड़ी हवा लेके आ गए, या फिर थोड़ा स्किपिंग कर लिया, या एक्सरसाइज कर लिया, या किसी से बात कर लिया, वॉट एवर, जो भी चीज़ आपको रिफ्रेश करेगी, फिर से एनर्जी आपके अंदर डालेगी, वो चीज़ आप कर सकते हो। सो दिस इज समथिंग, दीज आर सर्टेन ऑब्जर्वेशंस दैट वर मेड बाय हर्मन एबिंगॉस जब उन्होंने अपना फॉरगेटिंग कर्व दिया था, ठीक है। अब आता है हमारा क्वेश्चन जिसके ऊपर बहुत सारे लोग करते हैं कि व्हाट आर द रीजंस वी फॉरगेट, क्यों भूल जाते हैं हम कोई भी चीज़ को जो हमने याद करी फिर भी, राइट। सो देर आर बेसिकली 3 थ्योरीज, ठीक है। हमारे पास 3 थ्योरीज हैं आज जिनको हम कवर करेंगे, एंड दीज 3 थ्योरीज एक्सप्लेन द रीजंस वी फॉरगेट। जो हमारी फर्स्ट थ्योरी है वो है एनकोडिंग फेलियर, ठीक है। एनकोडिंग क्या होता है? एनकोडिंग अच्छे से हमने कल कवर किया था, एनकोडिंग का जो क्या प्रोसेस होता है। सो एनकोडिंग फेलियर क्या होता है बेसिकली कि सम थिंग्स नेवर गेट एनकोडेड इन द फर्स्ट प्लेस, सो इट इज़ द फेलियर टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन इनटू द मेमोरी। तो अगर आपको याद होगा वो जो हमने कल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल देखा था, जिसमें पहले बाहर की स्टिमुलाई आती है और उस पर अटेंशन पे करेंगे तो ही वो इन्फॉर्मेशन हमारी सेंसरी मेमोरी में जाती है। तो अगर वो इन्फॉर्मेशन कोई भी जो आपके इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है वो एनकोड ही नहीं हुई, वो इन्फॉर्मेशन अगर आपके मेमोरी में गई ही नहीं, आपने उस इन्फॉर्मेशन के टूवर्ड्स अटेंशन पे किया ही नहीं, देन हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि वो इन्फॉर्मेशन आपके मेमोरी में रहेगी, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल कभी कभी क्या होता है कि हम किताब खोल के, बुक खोल के तो बैठे होते हैं पढ़ने के लिए, बट वी आर थिंकिंग अबाउट समथिंग एल्स इन आवर माइंड्स, है ना। हम उस चीज़ पर जो हमारे सामने है बुक, उस पर फोकस ही नहीं कर रहे होते, कुछ और दिमाग में चल रहा होता है। सो व्हाट इज हैपनिंग ओवर देयर? एनकोडिंग तो हो ही नहीं रही है। वट एवर बुक इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू, उसमें जो भी चीज़ें लिखी है वो आप एनकोड नहीं कर रहे, उसके टूवर्ड्स आप अटेंशन पे नहीं कर रहे, तो वो चीज़ आपके मेमोरी में गई ही नहीं, एंड देन यू कैन नॉट से कि मैं तो 4 घंटे बैठ के पढ़ रही थी बट स्टिल मुझे कुछ याद नहीं रहा। क्यों याद नहीं रहा? बिकॉज यू वर नॉट पेइंग अटेंशन, कोई एनकोडिंग नहीं हुई उस चीज़ की। सो दिस इज नोन एज एनकोडिंग फेलियर, कि कुछ चीज़ें जो है वो एनकोड ही नहीं होती पहली प्लेस में। तो मतलब क्या होता है उसका कि वो इन्फॉर्मेशन हमारी मेमोरी में जा ही नहीं पाती। सो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि वो इन्फॉर्मेशन हमारी मेमोरी में स्टोर रहेगी। अब इसका एक और एग्जाम्पल भी हो सकता है, थोड़ा और रियल लाइफ पे बेस्ड, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे कि 2 लोग बैठे हैं, राइट, you can see 2 people sitting over here and 1 person walking away। तो हो सकता है कि जब ये इंसान जा रहा हो तो इस इंसान ने जाते वक्त बोला हो कुछ ना कुछ आपको कि ओके आई एम गोइंग, प्लीज़ कीप अ जूस फॉर मी ऑल्सो, या प्लीज़ ऑर्डर अ जूस फॉर मी ऑल्सो। ये इंसान हो सकता है कहीं वॉशरूम में जा रहा हो और इसने अपने दोस्तों को बोला हो कि मेरे लिए भी 1 ग्लास जूस का ऑर्डर कर देना, बट
ये जो दोस्त हैं ये आपस में ही बात करने में इतना बिजी हैं, तो इन्होंने उसकी बात पे अटेंशन ही पे नहीं की, राइट? सो इफ दे डिड नॉट पे अटेंशन टू व्हाट देयर अदर फ्रेंड वाज सेइंग, तो वो चीज़ उनके सेंसरी मेमोरी तक पहुंची ही नहीं, क्योंकि ना तो उन्होंने अटेंशन दी जो स्टिमुलाई आ रही थी, अटेंशन नहीं दी तो सेंसरी मेमोरी तक कैसे जाएगी कोई भी बात? सो व्हेन दिस पर्सन विल रिटर्न, तो ये बोलेगा कि अरे मेरा जूस क्यों नहीं मंगाया, एंड दे विल से कि तुमने बोला कब था, राइट? सो दिस इज हाउ एनकोडिंग फेलियर वर्क्स, कि कोई चीज़ के टूवर्ड्स अगर हम अटेंशन पे नहीं करेंगे तो वो चीज़ हमारी सेंसरी मेमोरी में या फर्दर मेमोरी ब्लॉक्स में नहीं जाएगी, एंड देयरफॉर फिर वो चीज़ हमारे स्टोरेज सिस्टम में भी नहीं होगी, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई वी थिंक कि हमें तो बोला ही नहीं था, है ना? सो दिस वॉज योर फर्स्ट थ्योरी. Now the second theory is memory trace decay theory. ठीक है, memory trace decay theory. अब ये memory trace decay theory क्या होती है? पहली बात तो memory trace क्या होता है ना? So memory trace is some physical change in the brain. हमारा जो brain है उसमें कोई ना कोई फिजिकल चेंज हो जाता है, उसको हम बोलते हैं मेमोरी ट्रेस. नाउ व्हाई कैन देयर बी अ फिजिकल चेंज इन आवर ब्रेन? ऐसा क्यों हो सकता है? So theories have suggested that perhaps this physical change can be in a neuron or in the activity between the neurons. तो ये चीज़ भी हम कवर कर चुके हैं, ब्रेन का स्ट्रक्चर, न्यूरॉन्स, वो सब क्या होता है ना? तो हमारे ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होते हैं, इफ़ देयर इज सम काइंड ऑफ change in the shape of that neuron or in the activities between the neurons, then the physical change can be seen in the brain. And why can there be a change in the activity of neurons or in the interaction between neurons? This change usually occurs when a memory is formed. जब हम कोई चीज़ को याद करने की, समझने की कोशिश कर रहे होते हैं और उस चीज़ को अपनी मेमोरी में डालने की कोशिश कर रहे होते हैं, देन हमारे जो न्यूरॉन्स है उसकी शेप चेंज होती है, न्यूरॉन्स के बीच की एक्टिविटीज़ में चेंजेस आते हैं, एंड दैट रिजल्ट्स इनटू चेंजेस इन फिजिकल चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ आवर ब्रेन. और इसीलिए अगर आपको याद होगा तो जब हमने कल की वीडियो कवर की थी, सो इन दैट वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट वन थिंग, कि जब भी हम कोई चीज़ याद करते हैं, कोई हमारी मेमोरी एक्सपैंड होती है, तो हमारे ब्रेन के स्ट्रक्चर में भी चेंजेस आते हैं. ठीक है, तो इसको ये है मेमोरी ट्रेस का कॉन्सेप्ट. एंड ओवर टाइम इफ दीज ट्रेसेस आर नॉट यूज्ड दे मे डीके. तो अब ये जो ट्रेसेस बने हैं हमारे ब्रेन के अंदर इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल चेंजेस इन आवर ब्रेन, क्योंकि हम नई मेमोरी को फॉर्म कर रहे हैं, बट ओवर टाइम जो हमने नई मेमोरी फॉर्म की है, अगर हम उस मेमोरी को यूज़ ही नहीं करेंगे कहीं पर भी, तो वो जो ट्रेसेस हैं, वो जो फिजिकल चेंजेस है ब्रेन के, वो डीके हो जाएंगे. एंड इफ these traces would decay, then that memory would also be forgotten, would go out of our mind, है ना, would go out of our brain. तो ऐसा कब हो सकता है? ऐसा जब हो सकता है कि आपने एक चैप्टर आज पढ़ लिया, ठीक है, 1 साल के बाद आपका एक टेस्ट है, ठीक है, बट आज आपने वो चैप्टर पढ़ने के बाद यू हैव नॉट स्टडीड दैट फॉर द नेक्स्ट 1 year until the day of your exam, then what would happen is the traces that were formed in your brain, the physical changes that happened in your brain while you formed the memory of studying this chapter would have now decayed in these 1 years, क्योंकि आपने उन ट्रेसेस को यूज़ नहीं किया, आपने उस चैप्टर का कहीं पर यूज़ नहीं किया, ना रिविजन किया, ना उसके कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई किया, तो उस 1 साल में वो ट्रेसेस आपके डीके हो जाएंगे, एंड दैट वुड लीड टू द फॉरगेटिंग. फिर आपको लगेगा कि अरे मैंने तो ये चैप्टर पढ़ा था बट मैं ये चैप्टर भूल गए. क्यों भूल गए? क्योंकि आपने वो ट्रेसेस को यूज़ नहीं किया. सो दिस इज़ नोन एज द मेमोरी ट्रेस डीके थ्योरी, जिसमें आपके जो मेमोरी ट्रेसेस होते हैं, इफ़ दे आर नॉट यूज्ड देन देर आर हाई चांसेस कि वो जो ट्रेसेस हैं वो डीके हो जाएंगे, राइट? So this is the thing. Another thing within memory trace decay theory can be कि information, you know, जो भी information है, if it is not brought to attention in your sensory memory, यहाँ पे से जो स्टिमुलाई से information आ रही है, if you are not paying attention, अगर encoding failure हो रहा है तो भी यू नो डीके हो रहा है उस चीज़ का, या फिर इफ़ यू हैव ब्रॉट इन्फॉर्मेशन इन योर सेंसरी मेमोरी एंड इफ़ यू आर नॉट कंटिन्यूसली रिहर्सिंग और रिवाइजिंग दैट इन्फॉर्मेशन, देन अगेन दैट इन्फॉर्मेशन विल ड्रॉप ऑफ फ्रॉम योर शॉर्ट टर्म मेमोरी. सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ योर मेमोरी ट्रेस डीके थ्योरी, एंड इट अज्यूम्स दैट मेमोरीज आर नॉट यूज्ड
विल इवेंचुअली डीके एंड डिसअपियर, राइट। सो जिन मेमोरीज को, जिन इंफॉर्मेशन को जो हम बार बार यूज़ नहीं करेंगे, अप्लाई नहीं करेंगे, रिवाइज नहीं करेंगे, वो इवेंचुअली वो मेमोरीज डीके हो जाएंगी एंड दे विल ऑल्सो डिसअपियर, राइट। And then the third theory, which is again an interesting theory. Third theory or third reason of forgetting is your interference theory. अब interference theory क्या कहती है? It suggests that there is an interference in accessing information. तो जब आपके माइंड में बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है, राइट, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ आपने आज एक चैप्टर पढ़ा है तो सिर्फ उसी चैप्टर की इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन के अंदर होगी। बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है हमारी मेमोरी में, तो है ना। तो जब उस इंफॉर्मेशन में से हमें एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन चाहिए हो, बट देयर इज सम काइंड ऑफ इंटरफेरेंस इन टेकिंग आउट दैट इंफॉर्मेशन, देन दिस इंटरफेरेंस थ्योरी का कॉन्सेप्ट कम्स इनटू पिक्चर एंड लीड्स टू फॉरगेटिंग। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि सपोज दिस पर्सन, ठीक है, यहाँ पे एक आपको बॉय नजर आ रहा है, द पर्सनस नेम है सपोज फिलिप, नाम दे देते हैं, ठीक है। नाउ सपोज फिलिप वांट्स टू, ये उसका पूरा एक कबर्ड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें हैं, पेंट ब्रश है, पेंटिंग्स हैं, फेविकॉल है, कैनवस है, बहुत सारी चीज़ें। अब फिलिप को इन सारी चीज़ों में से अपना एक कलर पैलेट चाहिए। यहाँ पे अब जो एक कॉर्नर में आप चीज़ देख रहे हैं, ये है फिलिप का कलर पैलेट। बट जब फिलिप अपने ड्रॉर में से कलर पैलेट ढूंढने जाएगा तो सामने इतनी सारी चीज़ें अड़ी हुई हैं उस कलर पैलेट के कि उसको वो कलर पैलेट दिखाई ही नहीं देगा। सो वॉट इज हैपनिंग ओवर हियर इज इंटरफेरेंस। ये सारी चीज़ें आगे अड़ी हुई हैं, इंटरफेयर कर रही हैं इन एक्सेसिंग द कलर पैलेट दैट फिलिप वॉन्ट्स। Similar happens with our memory also according to interference theory, कि कुछ ना कुछ interference आ जाती है in accessing the information that we want, ठीक है। अब ये जो इंटरफेरेंस की हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, हमारी मेमोरी में कैसे इंटरफेरेंस हो सकती है? इंटरफेरेंस कैन बी इन टू डायरेक्शंस, ठीक है, दो डिफरेंट डायरेक्शन से इंटरफेरेंस आ सकती है, प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस एंड रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय दीज टू? प्रोएक्टिव और रेट्रोएक्टिव का मतलब क्या होता है, समझ लेते हैं। सो प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस जो है, इट अकर्स व्हेन द ओल्डर इंफॉर्मेशन प्रिवेंट्स और इंटरफेयर्स विद द लर्निंग ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन। तो इसमें क्या हो रहा है कि आपने कोई इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अपने दिमाग में फीड करी हुई है, राइट, एंड नाउ यू आर ट्राइंग टू लर्न सम न्यू थिंग्स, सम न्यू इंफॉर्मेशन, बट the information that is already present in your memory, that older information is interfering with the learning of your new information. When this happens, जब पुरानी information आपके नए information के learning के बीच में आ रही है, prevent कर रही है या interfere कर रही है, then we call it as proactive interference, ठीक है। अब प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस आपको समझ आ गया होगा। सेकंड चीज है रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, जो बिल्कुल इसका ऑपोजिट है। रेट्रोएक्टिव इज व्हेन न्यू इंफॉर्मेशन प्रिवेंट्स और इंटरफेयर्स विद द रिट्रीवल ऑफ ओल्डर इंफॉर्मेशन, कि आपने कोई नई चीज याद कर ली, अब क्योंकि आपने कोई नई इंफॉर्मेशन को अपने मेमोरी में डाल दिया है, तो ऑलरेडी जो चीज आपने याद की हुई थी उसके रिट्रीवल में दिक्कत आ रही है, उस चीज को वापस रिमेंबर करने में दिक्कत आ रही है। So proactive information is when your older information is interfering with learning of new information, and retroactive interference is when your new information is interfering with the retrieval of older information। क्योंकि देखो, जो आपकी older information है, जो पहले से आपके memory में present है, वो तो retrieve ही होगी ना, उस information को तो हम learn नहीं करेंगे, वो तो retrieve होगी, और जो न्यू इंफॉर्मेशन है उसको हम लर्न कर सकते हैं। तो ये है आपका प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस और रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस के बीच का डिफरेंस। और ये दो टाइप्स के, दो डायरेक्शंस के इंटरफेरेंस हो सकते हैं जिसकी वजह से वी माइट फॉरगेट, ठीक है। अगर हमारी ओल्डर इंफॉर्मेशन न्यू इंफॉर्मेशन की लर्निंग में इंटरफेयर करती है, तो जो न्यू इन्फॉर्मेशन है, चांसेस हैं कि हम उस न्यू इन्फॉर्मेशन को भूल जाएं, है ना। रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस क्या है कि अगर हमारी न्यू इन्फॉर्मेशन हमारी ओल्ड इन्फॉर्मेशन के साथ इंटरफेयर करिए, क्लैश करिए, देन चांसेस आर दैट वी माइट फॉरगेट आवर ओल्ड लर्नड इन्फॉर्मेशन, और इसीलिए वो रिट्रीव ना हो। सो दीज आर द थ्री थ्योरीज जो हमने कवर कर ली है फॉर द रीजंस वी फॉरगेट। दीज आर वेरी बेसिक थ्योरीज, ठीक है। एनकोडिंग फेलियर, मेमोरी ट्रेस डीके थ्योरी एंड इंटरफेरेंस थ्योरी।
So this was it for today's video. Now is a time of a very small quiz. ये छोटे छोटे 3 questions हैं जिसके through you can test your own knowledge. So when you feel that you have completely understood the video and the concepts, तब आप इस quiz को देना start कर सकते हैं. You can write the answers either in the comment section below or in your notebook. And once you have done so, then you can check the correct answers that I have provided in the description box. So thank you for watching today's video. I hope आपने अभी तक की जितनी भी uploaded videos हैं वो भी देख ली होगी, because watching them is really important because हम एक series में चल रहे हैं. And make sure you subscribe to our channel to keep getting videos related to psychology. Once again, thank you. Have a good day. Meet you tomorrow at 2 p.m. with a new topic of social psychology. So from tomorrow, we'll be starting social psychology. So thank you. Have a good day and bye-bye.